कि जो चेहरे की बात मैंने पूछी थी, प्रदीप सर ने नहीं उत्तर दिया। चेहरा तो वहां बीजेपी के पास तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी है, कैसे आप उसको मैनेज कीजिएगा कि ना जो ये कहते हैं वंशकार साहब ने कहा, वंशराज दुबे जी ने, कि ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। तीनों पर आपकी टिप्पणी। संजीव भाई, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में दर्जनों वीडियो हम बना चुके हैं। इतना तो इनका कार्यकर्ता काम नहीं करता जितनी इनकी नीतियों के बारे में हमने देश को बताया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक डॉक्टर 1,500 रुपए लेकर के 3,000 की दवाई लिख देता है, मोहल्ला क्लिनिक में एक एमडी डॉक्टर बिठाकर अरविंद केजरीवाल ने एक गरीब आदमी को फ्री में सर्विस दे दी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 10,000 रुपया महीना जिसके घर में कोई बीमार होता है, हकीकतन उसके कम से कम खर्च होता है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को हकीकत में एक तस्वीर दिखाई थी और दिखाई है। इसी वजह से प्रधानमंत्री भी परेशान होकर फ्री बीस के बारे में अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट करने लगे। और बल्कि राहुल गांधी की बात में कहूं, शुरुआत में शायद किसी को याद हो ना हो, राहुल गांधी ने कहा वी शुड लर्न फ्रॉम द केजरीवाल अरविंद बाबू। अरविंद केजरीवाल के बारे में यह शब्द राहुल गांधी के शुरुआत में, और पूरे देश में एक आदमी ने उसने अलग भी जला दी थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन से 3 इलेक्शन पहले आ जाइए आप। अरविंद केजरीवाल के बारे में जामा मस्जिद में एक इमाम साहब रहते हैं, जिनके अब्बा का ये कहना था कि हम पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अचानक सपोर्ट देने पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतना अक्लमंद आदमी है कि उसने समझ लिया था कि अगर मेरे सिर पे इन्होंने टोपी पहना दी तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के और देश के नेता मुझे बिल्कुल 100% मुसलमान बना देंगे। उसने कहा साहब मुझे पूरी दिल्ली के साथ चाहिए, किसी एक वर्ग का नहीं चाहिए। इस बात की तारीफ मैंने की, बल्कि मैंने प्रोग्राम बनाया उस जमाने में, क्योंकि वो उनके ट्रैप में नहीं फंसे। लेकिन अभी मैं ये देख रहा था कि मौलानाओं की एक जमात इकट्ठी होकर के आए और बोले हमारे तनख्वाहें नहीं दी आपने। मैं पूछना ये चाहता हूँ, मेरा नाम राशिद जहीर है इसलिए मैं खुलकर बोल भी रहा हूँ, ये जो मुजाबिर बैठे होते हैं ना मजारों पर, जिनके मोटे इतने इतने मोटे पेट हो जाते हैं खा खा कर, और मस्जिदों के जो इमाम हैं इनको कोई जरूरत ही नहीं है पैसे देने की, क्योंकि मस्जिद बनते समय संजीव भाई मस्जिद का इंतजाम करने के लिए 2 चीजें पहले से मौजूद है मुस्लिम विभाग में। या तो उस मस्जिद का कुछ घर होते हैं वक्फ वाले, या कुछ दुकानें होती हैं, या फिर उनका चंदे का जुम्मे के दिन इंतजाम हो जाता है और खाना जाता है घर से। इमामों का पूरा मामला पूरे हिंदुस्तान में यह है। तो 17,000 या 18,000 रुपए या 12,000 रुपए देना ही जरूरत नहीं थी, और दिया है तो अब तक वो तनख्वाहों के चक्कर में आकर के मौलाना आता टीवी पर, वो बाकायदा कुछ मौलानाओं को इकट्ठे करके केजरीवाल के सामने आ गया। तो कहने का मतलब है ऐसे वक्त में आया है वो आदमी निकल करके जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है। अब ये यानी कि वो किसी आदमी किसी के जरिए छोड़ा हुआ मौलाना है, ये तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम राशिद जहीर है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो उसकी टाइमिंग पे मुझे सवाल हुआ कि आया क्यों ये, इमामों की तनख्वाहों को लेकर आया क्यों, और केजरीवाल साहब ने कहा क्यों था। या तो जो उसी वक्त समर्थन ले लेते जब जामा मस्जिद के इमाम साहब आ रहे थे बड़े वाले, अब्दुल्ला साहब के लड़के। अब अगर आपको इतनी दिक्कत है तो इनकी आपने तनख्वाह क्यों बांधी, और तनख्वाह अगर बांधी थी तो वो दी क्यों, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसका जवाब आपने ये दिया कि अगर अब की बार सरकार आ जाती है तो हम पंडितों के और गुरुद्वारों के पुजारियों को भी पैसे बांध देंगे। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी जो पोजीशन है, जो देश में तुम्हें हाथों हाथ लिया गया था याद रखिएगा, था हाथों हाथ जो लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि तुम गरीब और आम आदमी की बात कर रहे थे। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ दी इस आदमी ने। 32% वोट था, 38% मिला है इस बार। वो तो शुक्र समझो कांग्रेसियों का कि वो बैकफुट पे बैठ गए थे चुपचाप पिछले इलेक्शन में, जो तुम्हें 40 से 52-53 मिल गए और तुम जो है फिर दोबारा से आ गए। इस बार कांग्रेस के बारे में ये मैं आपको बता दूं, चूंकि हरियाणा में आप दिखा चुके हो अपनी वाली बात। हरियाणा में अगर आप कांग्रेस का साथ देते या नहीं देते तो वहां कंडीशन अच्छी होती। अलग अलग भागने की जो आपकी नियति है, वो अब की बार कांग्रेस में मजबूती से लड़ रही है इलेक्शन। अब होगा क्या संजीव भाई कि वहां पर वोट बंटने वाला है। ये निश्चित मुसलमान निश्चित। वोट मजबूरी में तो भाजपा के खिलाफ जाता है। उसमें अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे दाढ़ी थोड़ी ना है। वो तो अखिलेश को भी देगा, वो तो ममता बनर्जी को भी देगा, वो तो तेजस्वी यादव को भी देगा, तुम्हें भी दे देगा। क्योंकि इनकी पिटाई इतनी हो गई है, दीवार से इतने लग गए बेचारे कि जो भी इनके सामने पुचकारता हुआ नहीं मिलेगा उसको वोट दे देंगे ये।
तो अरविंद केजरीवाल को वोट इसलिए दी जा रही थी। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस आई है और वो मजबूती से लड़ रही है, इस बार वहां का अल्पसंख्यक वोट, जो मेरी उम्मीद है, देखिए इलेक्शन बदल जाते हैं हर महीने 20 दिन, बिल्कुल 15 बिल्कुल दिन, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है इस बार वहां का अल्पसंख्यक वोट वहां पर बट जाए। और मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन नुकसान होना निश्चित है। क्योंकि आपकी जो है ना आप इधर के नहीं रहे ना आप इधर के रहे, आप दरअसल देश के 85% लोगों की जबान बन गए थे, कमजोर लोगों की, जिनके बारे में कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हमने लाइन में खड़ा कर रखा, उनकी उनकी आवाज थे आप, ममता बनर्जी, आप लोग। अब आप कभी पुजारी के पैसे बांधने लगे, कभी मौलाना के पैसे बांधने लगे। अरे आप सिर्फ विकास की बात करो भैया, तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक को तो हम सलाम करते हैं, तुमने सड़क सुरक्षा, पानी, नेट पेट जो भी कुछ दिया है, शिक्षा, जबरदस्त काम किया इस आदमी ने, स्वास्थ्य के अंदर लाजवाब काम किया। आप ये पुजारी के और मौलाना के बीच में मत पड़ो, इनके बारे में तो जबान को चुप कर लो जैसे पहले कर ली थी। खैर ये तो एक मशवरा हो गया। खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो शुरुआत में देश ने माना था ना, वो दरअसल थोड़े से कम पे ही रोजा खोल गए। अब वो कांग्रेस आई को बिल्कुल खत्म करके, या उनके दिल में जो भी बात है, मोदी जी का एक वक्तव्य है कि मुझे किसी से डर नहीं है, इस आदमी से डर लगता है, इसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो आप अपने कान को देखो, बहुत बड़ा शरीर है, आप एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हो जो भूखा नंगा है बेचारा, जिसके हिस्से में कुछ आया नहीं है। आपको अपना भगवान रूप देख लिया था, लेकिन आप आकर के मोदी जी के वही काम कर रहे हैं आप। अभी हमारे प्रदीप सर ने बड़ी बुनियादी बात कही, बुनियादी, कि कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेकिन कांग्रेस इस बार तुम्हें परेशान करने वाली है। अब रही बात चेहरे की, तो चेहरे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल में सबसे बड़ा चेहरा, ये बात सच है, नो ये बात डाउट अभी नो तक डाउट। सच है। राय दो भी इसमें, राय देते हैं तब फंसते हैं, नहीं देते हैं तब फंसते हैं। एक बात, तो इस लेटर में मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आती। लेकिन वंश भाई एक बात मेरी भी सुनो, मैं तजुर्बे में तो आपसे बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्र में बड़ा हूँ आपसे। मैंने जब वो नहीं आप पार्टी, बड़े जब हैं। आपकी पार्टी पैदा हुई थी, मैं तब दिल्ली में था। तो भाई साहब आपका जो मंच था ना, वो बड़े में जो आए थे महाराष्ट्र से, उसकी इत्तेफाक से टोपी मैं भी लगा के घूमा था 2-3 दिन। मुझे लगा था भ्रष्टाचार खत्म करके ही मारूंगा भारत से। तो उस तुम्हारे मंच पे जो है ना, वहां पे आरएसएस के लोग हुआ करते थे, वहीं से पंडित थे। तो इस बात को तो आप मान लेना कि आप लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई। लेकिन मैं ये बात ही नहीं कहता कि ड्राइवर के कपड़े मैले हैं या सही है। ड्राइवर गाड़ी अगर सही चला रहा है, मुझे अपनी मंजिल से मकसद है। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा था, कर रहे हैं, मुझे इससे मकसद है। वो आरएसएस से आए हैं या वो कांग्रेस के 10 जनपद से आए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे उसके काम से मतलब है, आउटपुट क्या है। आउटपुट अच्छा है। एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बात करूंगा। शायर कहता है संजीव भाई कि यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, भाई यूं गौर न कर मेरे आरएसएस के लिबास पर, यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। तो बहुत ये तो बढ़िया। फल बता रहा है केजरीवाल का। अब बात यह है, ये दो बातें तो हो गई हैं। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, देखिए अगर कांग्रेस आई पिछली बार बैकफुट पे ना आती ना वंश भाई, अब जरा सा कठोर शब्द सुन लेना, माफी चाहूंगा, तो आप लोग इतनी बढ़िया जीत नहीं कर पाते। असदुद्दीन ओवैसी का शुक्र अदा करना, उसने कहा मैं दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ूंगा, वरना वो इस बार ताहिर हुसैन को लाया है शायद वहां पर, कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीज बो के चला जाएगा बेफिक्र। पिछली बार कांग्रेस खुद ही बैकफुट पे आ गई थी, तो इसलिए आपको एक अच्छी जीत 50% से ज्यादा का आपको मिल गया था। हालांकि आप जीत जाते उस वक्त, काम किया है आपने आम आदमियों के लिए, लेकिन ये काम आप हरियाणा में नहीं कर रहे। चूंकि मैं आपको बताऊं, जब जब गठबंधन की बात आई है, जब जब देश की बात आई है, सबसे पहले उछलने वाला, एक मेंढकों के बारे में मिसाल होती है प्रदीप सर, कि मेंढकों को तोला नहीं जा सकता, जब भी तोलते हैं तो उछल जाते हैं। ममता बनर्जी और केजरीवाल सबसे पहले उछल उछल के भागते थे जब देश में सेंटर की लड़ाई लड़ने की बात होती, क्योंकि आपका वोट बैंक ही दरअसल कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। बात यह है, आप यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को मुख्य मान रहे हैं, आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का जिक्र आप करेंगे तो कांग्रेस अपने आप खड़ी हो जाएगी। लेकिन मेरी आपसे मौजूबाना गुजारिश है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने आपका साथ दिया था, बिना बोले चुपचाप हट गया था पीछे, कांग्रेस ने कैंडिडेट तो खड़े किए थे, चुपचाप साइलेंट हो गए थे, इसी तरह से आपको हरियाणा के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, पंजाब में तो देखो आपका स्टेक होल्ड आ चुका है, वहां में मना नहीं करूंगा, आपका अधिकार है हर जगह लड़ने का, चाहे महाराष्ट्र में लड़ो, लेकिन कहीं कहीं आप ये देखा करो कि चुप भी हो जाया करो। एक शेर और सुना के बात खत्म करो।
शेर महाराष्ट्र है। में हम लोग इसलिए नहीं लड़े भैया। एक शेर सुना रहा हूँ आपको। हरियाणा में भी आपका कुछ ज्यादा नहीं रखा था, वहां जबरदस्ती आपने बेकार मामला करा दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। सुखनवर कहते हैं पढ़े लिखे। अब मैं राजनीति कह देता हूँ, राजनीति की दुनिया में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी, कहाँ बोलना अच्छा। बहुत हरियाणा में सही, अगर बहुत टपरिया चुप रख लेते तो ये वाले नहीं निकलते जो निकले। तो आप है ना, इधर की भी अपनी, इधर की बजाओ, उधर की बजाओ, ठीक नहीं है। हम बजाते हैं आप, हम आपकी बातें करते हैं, हमारे प्रोग्राम देखा कीजिएगा। हम जहां जहां आपने अच्छे काम किए, हमने आपकी बातों को कहा है। लेकिन आप है ना, आरएसएस का जो आपका बीज है उसे कभी कभी दबा दिया करो, दबा दिया करो। कांग्रेस अपने लोग हैं, आप ही नहीं के वोटों से जीतते हैं। थोड़ा सा उन पर हल्का हाथ रख लो, ज्यादा वो मत करो। तो ये है मेरी बात जी। बिल्कुल बिल्कुल।